गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी बीएसटी की पहली क्लास में आपका स्वागत है। देखो, अपना चैप्टर चल रहा था पूंजी बाजार वाला कि पूंजी बाजार क्या होते हैं, क्या इसके कार्य होते हैं, इसकी विशेषताएं, इसकी परिभाषा, इसके भाग कि कौन कौन से इसके भाग होते हैं, कितने भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, वो सारा अपन ने पढ़ लिया था। कि जो पूंजी बाजार है उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है मुद्रा बाजार और दूसरा इसका भाग होता है खुद पूंजी बाजार। कि पहला इसका भाग होता है मुद्रा बाजार, जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियां हैं उनमें व्यवहार किया जाता है, और दूसरा इसका भाग आता है पूंजी बाजार, जिसमें दीर्घकालीन जो प्रतिभूतियां हैं जैसे अंश हैं, ऋण पत्र हैं, पूर्वाधिकार अंश हैं, उनका इसमें क्रय विक्रय किया जाता है। अब देखो, आज अपन अपना अलग से टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पूंजी बाजार। कि पूंजी बाजार वास्तव में क्या होता है और कौन कौन से जो इसके भाग होते हैं वो होते हैं कि पूंजी बाजार को कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसकी सबसे पहले जो सामान्य अर्थ है वो अपन देखेंगे कि पूंजी बाजार है एक ऐसा बाजार होता है जिसमें दीर्घकालीन जो प्रतिभूतियां होती है, यानी ऐसी प्रतिभूतियां जिनके माध्यम से हम लंबे समय या लॉन्ग टाइम के लिए क्या करते हैं, बाजार से पूंजी की व्यवस्था करते हैं, पैसे प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पूंजी बाजार कहा जाता है। और तीन तरह के होते हैं इसमें प्रतिभूतियां शामिल की जाती है। पहली होती है समता अंश, दूसरी होती है पूर्वाधिकार अंश, और तीसरी होती है ऋण पत्र। कि इसमें केवल तीन प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है। पहली समतांश, दूसरी पूर्वाधिकारंश और तीसरी ऋण पत्र, यानी तीन तरह की इसमें जो प्रतिभूतियां हैं उनको शामिल किया जाता है। उसके बाद में आज है पूंजी बाजार और इसका वर्गीकरण। कि जो पूंजी बाजार है उसका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको अध्ययन के लिए दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक पूंजी बाजार और दूसरा गौण या सहायक या द्वितीय शेयर बाजार या द्वितीय पूंजी बाजार, कि जिसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला प्राथमिक शेयर बाजार और दूसरा गौण या जिसको अपन सहायक कहें या द्वितीय पूंजी बाजार कहें। इसको इस तरह से तीन भागों में बांटा जाता है। अब सबसे पहले देखें प्राथमिक शेयर बाजार। कि प्राथमिक शेयर बाजार कौन से होते हैं, कि वो बाजार जिसमें किसी भी कंपनी के अंशों और ऋण पत्रों का पहली बार निर्गमन या विक्रय किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक पूंजी बाजार कहा जाता है। कि ऐसे बाजार जिसमें केवल नई कंपनी के ही अंश और ऋण पत्र बेचे जाते हैं, एक बार बिकने के बाद उन्हें वापस नए पूंजी बाजार में ही विक्रय नहीं किया जाएगा। कि एक बार बिक गए, उसके बाद में जब वो दूसरी बार बिकेंगे तो कहाँ बिकेंगे, गौण या द्वितीयक बाजार में उनको बेचा जाएगा। यानी केवल जब तक वो नए हैं, यानी एक ही बार बिकेंगे तो बिकेंगे प्राथमिक में, और दूसरी बार बिकेंगे तो बिकेंगे सहायक या गौण बाजार में। तो सिंपल सा इसका अर्थ अपने को याद रखना है कि प्राथमिक पूंजी बाजार वो बाजार होते हैं जहां पर केवल नई कंपनियों के अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है, एक बार बिकने के बाद वापस इसमें नहीं बिकेंगे। अब देखो
इसकी विशेषताएं कि प्राथमिक जो पूंजी बाजार है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो विशेषताओं में पहली विशेषता क्या होगी कि इसमें केवल नए अंशों का निर्गमन होगा, पुराने अंशों का इसमें निर्गमन नहीं होता। ठीक है, इसमें केवल नए यानी जो फ्रेश अंश हैं उनको बेचा जाएगा, पुराने अंशों का इसमें विक्रय नहीं होता। दूसरा, इनका कोई स्थान निश्चित नहीं होता, यानी में प्राथमिक जो पूंजी बाजार है उसका कोई स्थान निश्चित नहीं होता, बल्कि नए निर्गमन यानी जिसको अपन कहते हैं कि नया अंश अपन ने बेचा, वो चाहे कहीं से भी बेचे जाए वो ही क्या माना जाएगा, उसका प्राथमिक बाजार माना जाएगा। चाहे कंपनी अपने माध्यम से बेचे या भारतीय शेयर बाजार या अन्य किसी शेयर बाजार की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, OTCEI है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज विंडो है, उसके माध्यम से यदि इनको बेचा जाता है, यानी कोई भी माध्यम जिसमें पहली बार कंपनी अपने अंश बेचती है उसे ही क्या कहा जाता है, कंपनी का प्राथमिक पूंजी बाजार कहा जाएगा। अब इसके अंश विक्रय के लिए क्या होते हैं, कई माध्यम उपलब्ध होते हैं कि जो प्राथमिक पूंजी बाजार है वो अपना जो अंश विक्रय का कार्य है कि वो जो पूंजी व्यवस्था करता है वो कहाँ से करेगा। तो इसके लिए वो पब्लिक निर्गमन कर सकता है, यानी जनता के मध्य अपने अंशों का विक्रय कर सकता है। दूसरा, जनता के मध्य प्रस्ताव निर्गमित कर सकता है कि प्रोस्पेक्टस जारी करना और अपने अंशों का क्या करना, विक्रय करना। तीसरा, निजी प्लेसमेंट यानी अपने व्यक्तिगत साधनों से क्या करना, अंशों का विक्रय करना, कि जो उनके जानकार व्यक्ति या अंश लेना चाहते हैं उनको अपने निजी माध्यमों से क्या करना, अंशों का विक्रय करना। चौथा, स्वतः निर्गमन यानी इसमें कंपनी क्या करती है कि अपने जो नए अंश हैं उनको पहले निर्गमित करती है, और जो उनके अंश एक बार बाजार में बिक चुके उन अंशों को वो दोबारा अपने पास सुरक्षित रखती है कि उनका फिर किसके माध्यम से विक्रय किया जाता है, सेबी या शेयर बाजार के माध्यम से उसका क्या किया जाता है, विक्रय किया जाता है। तो पहले अपने नए अंश बेचेगी, उसके बाद जो पहले से निर्गमित किए हुए अंश हैं या जो अंश एक बार वापस हरण कर लिए गए हैं उन अंशों का विक्रय करती है। और वर्तमान में क्या है कि ये ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है उसके माध्यम से भी क्या कर सकता है, अपने कार्यों को पूरा कर सकता है, यानी अंश बेच सकता है। इसमें इसको किसी निश्चित माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कि केवल ऑफलाइन ही बेचे। वर्तमान में ऑनलाइन माध्यम से भी क्या किया जा सकता है, अंशों का क्रय और विक्रय किया जा सकता है, लेकिन शर्त वही अपने को याद रखनी है कि अंश क्या होने चाहिए, नए होने चाहिए, यानी पहली बार क्या होना चाहिए, उनका निर्गमन होना चाहिए, तो शामिल होंगे प्राथमिक बाजार में। और एक बार बिकने के बाद जब दोबारा उनको हरण करके बेचा जाएगा तो वो किस में शामिल होंगे, गौण बाजार में शामिल होंगे, यानी पहली बार प्राथमिक में और दूसरी बार द्वितीयक में, सीधा था है, याद रखना। उसके बाद में इसकी चौथी और अंतिम विशेषता क्या है कि ये किससे पहले आता है, गौण बाजार से यानी द्वितीयक बाजार से पहले आता है। तो सीधा सा नाम ही पता है कि प्राथमिक है तो पहले यही होगा, और द्वितीयक यानी दूसरी बार। तो पहले प्राथमिक में बिकेंगे और प्राथमिक में बिकने के बाद कब कंपनी उनको वापस हरण कर लेती है, यानी उनकी जो पूंजी है वो समय पर चुकाई नहीं जाती, तो किसी भी कारण से या उनकी मांग समय पर नहीं चुकाई गई जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, उन अंशों का वापस हरण कर लिया जाता है। और वापस हरण होने के बाद
उनको दूसरी बार किसमें बेचा जाएगा? द्वितीयक या सहायक गौण बाजार में उनका विक्रय किया जाएगा। प्राथमिक में पहली बार, द्वितीयक में दूसरी बार। उसके बाद में आते हैं द्वितीयक या गौण बाजार या सहायक बाजार। तो नाम से पता चलता है कि किसी भी कंपनी के अंश और ऋण पत्र जब दूसरी बार बेचे जाते हैं, यानी एक बार बिकने के बाद जब दूसरी बार उनका विक्रय किया जाता है, तो उसको गौण बाजार या सेकेंडरी या द्वितीयक बाजार में विक्रय किया जाता है, या उसको द्वितीयक बाजार में शामिल किया जाता है। पहली बार बेचेंगे प्राथमिक में बेचेंगे, दूसरी बार बेचेंगे द्वितीयक या गौण या सहायक, जो भी अपन कहें उस नाम से इसको बेचा जाएगा। अब इसकी विशेषता, तो पहली इसकी विशेषता है कि ये क्या करता है? तरलता उत्पन्न करता है। तरलता उत्पन्न करता है। तरलता उत्पन्न करने से आशय कि ये अपने को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाता है कि हम अपने अंशों को जब चाहे किसमें परिवर्तित कर सकें? नकद में परिवर्तित कर सकें। तरलता से आशय है अपनी प्रतिभूतियों को नकद में परिवर्तित करना, कि जब चाहे हम अपनी प्रतिभूतियां हैं उनको क्या करें? नकद में परिवर्तित कर सकें। यानी जब तक अपनी मर्जी है अपन अपने पास उनको रखें, जब अपने को पैसे की आवश्यकता है तो एक तरह से इसको क्या माना जाता है? निवेश माना जाता है। और इस निवेश को अपन क्या करें? वापस कैश में कन्वर्ट कर सकें, कि जब अपने को पैसे की आवश्यकता है हम अपने निवेश को किसमें बदल लेंगे? कैश में बदलेंगे। तो वो सुविधा अपने को कौन उपलब्ध करवाते हैं? द्वितीयक शेयर बाजार उपलब्ध करवाते हैं। द्वितीयक पूंजी बाजार क्या करते हैं? अपने को वो सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। प्राथमिक शेयर बाजार अपने को ये सुविधा उपलब्ध नहीं करवाते, क्योंकि इसमें केवल क्या किया जाता है? अंशों का विक्रय किया जाता है, क्रय नहीं किया जाता। क्रय और विक्रय दोनों कहाँ होते हैं? केवल गौण या द्वितीयक जो शेयर बाजार है उसमें अंशों का क्रय भी होता है और विक्रय भी होता है। प्राथमिक में केवल उनका विक्रय होता है, उनका क्रय नहीं किया जाता। दूसरा यही कि ये किसके बाद आते हैं? दूसरे नंबर पे आते हैं कि इनमें केवल पुराने अंशों का ही क्रय विक्रय किया जाता है, नए अंशों का इसमें क्रय विक्रय नहीं किया जाता। केवल जो पुराने अंश हैं, यानी एक बार बिक चुके प्राथमिक बाजार में, दूसरी बार उनको कहाँ बेचा जाएगा? द्वितीयक बाजार में बेचा जाएगा। तो पहला स्थान इनका है, दूसरा स्थान इनका। इसकी विशेषता में आया था कि ये पहले स्थान पे आते हैं। इसकी विशेषता में है कि पहले स्थान पे ये आते हैं तो दूसरे स्थान पर सीधी सी बात है ये आएंगे, तो इनका नंबर होता है सेकंड। यानी एक बार जो सेकंड हैंड हो गए, सेकंड होने के बाद इनको द्वितीयक को यहाँ बेचा जाएगा, प्राथमिक में नहीं बेचा जाएगा। तीसरा, इनका स्थान नहीं होता, लेकिन इनका क्या होता है? निश्चित स्थान होता है, कि ये निश्चित स्थान पर अपना व्यापार करते हैं। और इनका जो निश्चित स्थान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? स्टॉक एक्सचेंज इनको कहा जाता है ना। और स्टॉक एक्सचेंज कौन से होते हैं? जैसे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, OTCEI, OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया।
कि ऐसी कुछ संगठन है, संस्थाएं हैं जो द्वितीयक शेयर बाजार के रूप में या द्वितीयक पूंजी बाजार के रूप में क्या करती है, अपने व्यवहारों को पूरा करती है, नए अंशों का क्रय विक्रय करती है, उनको खरीदने और बेचने के अपने को आसान अवसर उपलब्ध करवाती है कि अपन क्या कर सकें, आसानी से अपने अंशों को खरीद सकें और अपने अंशों को बेच सकें। ये सुविधा अपने को इनके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। और इनकी चौथी विशेषता है कि ये जो नए निवेशक हैं, नए निवेशकों को प्रोत्साहित करते हैं। ये क्या करते हैं, नए निवेशकों को प्रोत्साहित करते हैं। अब प्रोत्साहित करने का मतलब कि इस मार्केट में क्या होते रहते हैं, जो प्रतिभूतियां हैं उनके जो मूल्य है वो कम अधिक होता रहता है, जबकि नए या जो प्राथमिक पूंजी बाजार है वहां पर प्रतिभूतियों का जो मूल्य है वो क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि नए हैं तो नई वस्तु अपने को फिक्स मूल्य पे मिलती है, जबकि पुरानी होने के बाद या तो उसका मूल्य कम होगा या उसका मूल्य बढ़ेगा। तो या तो ये अपने को कम मूल्य पे मिलेंगी या ये अपने को बढ़े हुए मूल्य पे मिलेंगी। तो ये इनमें नए निवेशकों को क्या की जाती है, तरह तरह की जानकारी दी जाती है, उनकी शंकाओं समस्याओं का समाधान किया जाता है, उनको बेहतर पूंजी निवेश के जो अवसर हैं वो उपलब्ध करवाए जाते हैं कि किस तरह से वो अपनी पूंजी को एक बेहतर माध्यम में क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, जिनको उनको जिससे उनको क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा उस चीज का लाभ मिल सके। तो ये है अपना पूंजी बाजार, पूंजी बाजार का वर्गीकरण कि पूंजी बाजार वो स्थान जहां पर किसी भी कंपनी के दीर्घकालीन प्रतिभूतियों जैसे समतांश, पूर्वाधिकारांश और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। उसके बाद में प्राथमिक इसका वर्गीकरण, द्वितीयक इसका वर्गीकरण कि इसको दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में जिसमें पहली बार कंपनी के अंशों का यानी नए अंशों का क्या किया जाता है, निर्गमन किया जाता है। इसकी विशेषताएं नए अंशों में निर्गमन करती है, इनका कोई स्थान निश्चित नहीं होता कि कंपनी कहीं से भी क्या कर सकती है, अपने नए अंशों का विक्रय कर सकती है। कोई माध्यम नहीं होता कि जिस माध्यम में चाहे ऑनलाइन से, अपने निजी साधनों से, व्यक्तिगत माध्यमों से किसी भी तरह से क्या कर सकती है, अपने अंशों का विक्रय कर सकती है। और ये द्वितीयक बाजार से पहले आते हैं। क्यों पहले आते हैं, क्योंकि इनमें केवल नए अंशों का ही विक्रय किया जाता है, इसमें नए अंशों का क्रय नहीं होता। दूसरा है तरल सहायक या द्वितीयक गौण बाजार। द्वितीयक गौण बाजार वो होते हैं जिसमें पुरानी संपत्तियों या पुरानी प्रतिभूतियों का क्या किया जाता है, विक्रय किया जाता है, नए का नहीं किया जाता। इसकी विशेषता कि ये तरलता उत्पन्न करते हैं, केवल पुराने अंशों में व्यवहार करते हैं, नए अंशों में ये क्या नहीं करते, व्यवहार नहीं करते। तीसरा, इनका एक निश्चित स्थान होता है। और चौथा, इनमें निवेशकों को उनके निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि किस तरह से वो अपने पूंजी निवेश को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपना निवेश कर सकते हैं। उसके बाद में अगला आपका अपना टॉपिक है पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अंतर। तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या लेंगे, अंतर का आधार कि किस आधार पे अपने को इनमें अंतर करना है। उसके बाद में पहले लिखेंगे पूंजी बाजार और दूसरे पे रखेंगे मुद्रा बाजार कि पूंजी बाजार में क्या है और मुद्रा बाजार में क्या अंतर है, किस तरह से अपन इसके अंतर को क्लासिफाइड कर सकते हैं।
तो सबसे पहला जो अपना अंतर का आधार है वो लिखेंगे इनकी टाइम पीरियड यानी अवधि, कि किस अवधि यानी ड्यूरेशन। तो पूंजी बाजार में अवधि क्या होती है? 1 साल से ज्यादा, क्योंकि इसमें समता अंश आते हैं, पूर्वाधिकार अंश आते हैं, ऋण पत्र होते हैं। तो उनका निर्गमन कितने वर्ष से ज्यादा के लिए किया जाता है? 1 वर्ष से ज्यादा। यानी पूंजी बाजार अपन कह सकते हैं कि दीर्घकालीन होते हैं, जबकि जो मुद्रा बाजार है वो क्या होते हैं? अल्पकालीन होते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी साधन शामिल किए जाते हैं, जैसे मांग मुद्रा है, खजाना बिल है, कॉमर्शियल बिल है, वाणिज्य पत्र है, मांग मुद्रा पत्र है, उन सब की अवधि क्या होती है? 1 वर्ष से कम की होती है। यानी 1 वर्ष से उनमें क्या होती है? कम की अवधि पाई जाती है, किसी में भी 1 वर्ष से ज्यादा की अवधि नहीं होती। दूसरा, तरलता, यानी उनको नकद में परिवर्तित करने की सुविधा, कि जब चाहे अपन अपने निवेश को क्या कर सकें? नकद में परिवर्तित कर सकें। तो पूंजी बाजार में इनको नकद में परिवर्तित करने का कोई आश्वासन या कोई गारंटी नहीं होती कि हम इनको क्या कर सकें? अपनी सुविधा के अनुसार नकद में परिवर्तित कर सकें। जबकि मांग मुद्रा बाजार अपने को क्या देते हैं? अल्पकालीन होने के कारण ये सुविधा प्रदान करते हैं कि हम क्या कर सकें? अपने विनियोगों को आसानी से तरल रूप में परिवर्तित कर सकें। यानी जब चाहे अपन उनको क्या कर सकें? कैश कर सकें और अपने जो नकद है उसको काम में ले सकें। तीसरा है सुरक्षा। तो पूंजी बाजार है वो ज्यादा जोखिम वाला माना जाता है, क्योंकि इसमें जोखिम की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, कि जोखिम इसमें ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें दीर्घकालीन जो प्रतिभूतियां हैं उनको शामिल किया जाता है, और उनकी कीमत और टाइम पीरियड ज्यादा होने के कारण उनमें जोखिम की मात्रा भी क्या मिलती है अपने को? अन्य किसी भी माध्यम से ज्यादा मिलती है। और इसमें जोखिम होता है, कम होता है, क्योंकि अल्पकालीन होती है, और सामान्य रूप से इनकी कीमत भी क्या होती है? अन्य किसी भी जो घटक है उनसे इसमें पूंजी की मात्रा कम होने के कारण इसकी सुरक्षा ज्यादा होती है। चौथा, भागीदार, कि इसमें कौन कौन से जो कंपनियां हैं, सेक्टर हैं, वो भागीदार होते हैं, कि कौन कौन से इसके भाग होते हैं, कि जिनसे इनको अपन क्या कह सकें कि इसमें भाग लेने वाले कौन कौन से घटक होते हैं। तो देखो, इसमें होते हैं बैंक, कंपनियां और साधारण जनता। कि पूंजी बाजार में बैंक, बीमा कंपनी, विदेशी कंपनियां, साधारण जनता, ये सारे क्या होते हैं? इसके भागीदार होते हैं, यानी इसमें निवेश कर सकते हैं। क्योंकि टाइम पीरियड एक तो ज्यादा होता है, दूसरा इनमें जो प्रतिभूतियां काम में ली जाती है उनकी भी कीमत ज्यादा होती है। उसके बाद में इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो सबसे पहला नाम अपने को इसमें याद रखना है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें सबसे पहला भागीदार होता है। दूसरा, वित्तीय संस्थाएं, जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, आईएफसीआई बैंक है। जो भी वित्तीय संस्था यानी बैंक वित्त देने का कार्य करते हैं उन्हें इसमें भागीदार बनाया जाता है, क्योंकि इनमें जितने भी प्रपत्र जारी किए जाते हैं वो मुख्य रूप से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। कि इनका निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई इनका निर्गमन करता है, बाकी संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार के प्रपत्र जारी नहीं किए जा सकते। उसके बाद में
अगला इसमें आता है प्रपत्र, कि इसमें शामिल कौन कौन से प्रपत्र होते हैं। तो शामिल भी वही होते हैं कि इसमें अपन ने अभी पढ़ा था इससे पहले कि केवल 3 होते हैं, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्र, कि इसमें केवल 3 तरह के प्रपत्र शामिल किए जाते हैं। पहला है समता अंश, दूसरा पूर्वाधिकार अंश और तीसरा ऋण पत्र। और इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? खजाना बिल, वाणिज्य बिल, कॉमर्शियल पेपर, आय, मांग मुद्रा, जमा प्रमाण पत्र, जिनका अपन ने इससे पीछे वाली क्लास में अध्ययन किया था कि इसमें 5 तरह के जो प्रपत्र है वो शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले है खजाना बिल, कॉमर्शियल बिल, मांग मुद्रा पत्र, जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्य पत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। उसके बाद में है इनका मूल्य, कि इनमें जो प्रपत्र शामिल किए जाते हैं उन प्रपत्रों का मूल्य क्या होता है। तो इसमें मूल्य कम होता है, 10 रुपए, 50 या 100 रुपए तक का इसमें मूल्य होता है। यानी ज्यादा इसमें हाई जो मार्केट वैल्यू है वो नहीं होती, क्योंकि दीर्घकालीन होते हैं, बड़ी संख्या में इनका क्रय किया जाता है। कि अब मान लो अपने को अंश लेने हैं तो अपन 1 अंश, 2 अंश या 5 अंश नहीं लेंगे, इसलिए कीमत कम होती है और संख्या ज्यादा होती है। जबकि इनमें राशि अधिक होती है, कि अपन ने पढ़ा था कि जो वाणिज्य बिल है, खजाना बिल है, वो कम से कम 5 लाख रुपए के होते हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 10 करोड़ रुपए तक इनका जो वैल्यू प्राइस होती है वो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की होती है। उसके बाद में अपन ने प्रपत्र लिए, निवेश कर दिया, अंत में अपन देखेंगे कि इनसे अपने को मिलता क्या है। यानी अपनी इनके लिए जो रिवेन्यू है, अपनी आय, वो आय अपने को इन पे किस रूप में मिलती है। तो इन पे अपने को क्या मिलता है? लाभांश और ब्याज के रूप में अपने को आय प्राप्त होती है। कि अंशों पे या तो लाभांश मिलेगा और ऋण पत्रों पे अपने को क्या मिलेगा? ब्याज मिलता है। और इनमें जो आय होती है वो ना के बराबर होती है, यानी बहुत कम अपने को इनमें आय मिलती है, क्योंकि होते ही शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के होने के कारण इन पे ज्यादा अपने को वैल्यूएबल प्रॉफिट नहीं मिलते। जो नॉर्मल से प्रॉफिट होते हैं वही होती है। और अगला है अंतिम अपना जो बिंदु है वो है व्यवहारों की लागत। तो इसमें जो लागत आती है वो क्या आती है? कम आती है। और इनमें व्यवहारों की लागत क्या आती है? ज्यादा अपने को मिलती है। तो पूंजी बाजार है, इनमें व्यवहारों की लागत ज्यादा आती है। और जो वाणिज्य में मतलब इनमें व्यवहारों की लागत ज्यादा आती है और इनमें व्यवहारों की लागत है वो क्या आती है? कम आती है। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए है तो व्यवहार कम खर्चीला प्रणाली है, और ये लॉन्ग टर्म होने के कारण इनकी जो प्रणाली है यानी व्यवहार प्रक्रिया है वो ज्यादा आती है। तो आज का अपना टॉपिक इसी के साथ एक तरह से कह सकते हैं कि जो अपना पूंजी बाजार का ये आज का जो टॉपिक है ये खत्म हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद जो अपना अगला नया टॉपिक आएगा वो आएगा शेयर बाजार, कि शेयर बाजार क्या होते हैं, किस तरह से उनमें कार्यों को अपने को पूरा करना होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज अपने इसको रिवाइज किया, आप इसको पढ़ें, वीडियो देखें और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।